Hello students, how are you? Welcome to online social science classes by Dinesh Kumar Srivastava. Student, today in this video we will continue the 7th chapter from the geography book. It is the lifelines of national economy. Students, in my previous video I told you about the different transportation like roadways, रेलवेज़ एंड वाटरवेज़। तो उसमें उस वीडियो में बच्चों हमने रोडवेज़ के बारे में पढ़ा था कि रोडवेज़ किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और वहाँ पर हमने देखा था कि रोडवेज़ एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा साधन है ट्रांसपोर्टेशन का। अब इस वीडियो में हम पढ़ते हैं रेलवेज़ के बारे में। रेलवेज़ आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। हमारे देश भारत में जो रेलवेज़ है वो फ्राइट और पैसेंजर्स का, फ्राइट का मतलब यहाँ माल ढोने से है, जो सामान वगैरह ले जाया जाता है, तो उसके और पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रिंसिपल मोड है। मतलब ट्रेन के माध्यम से पैसेंजर्स को और फ्राइट को यानी गुड्स को बहुत बड़ी संख्या में हम वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जा सकते हैं। Railways also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distances। तो जो लंबी डिस्टेंसेज होती हैं वहाँ तक वस्तुओं को, सामान को पहुँचाने के अलावा, वहाँ तक सामान को ट्रांसपोर्ट करने के अलावा ये जो रेलवे है वो हमको वो इस बात को भी पॉसिबल कर देता है लोगों के लिए कि वो लोग क्या कर सकें, मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ यानी बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं उनको कर सकें। जैसे वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, साइट सीइंग भी हो सकता है, मतलब जो दूर दूर जो हम दृश्य देखने के लिए साइट सीइंग जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए भी जा सकते हैं यानी जो तीर्थ यात्रा वगैरह करने के लिए जाते हैं, है ना। बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जो काफ़ी दूर हैं, डिस्टेंस पर है, तो उनके लिए हम जब रेलवेज़ का यूज़ करते हैं तो वो हमको काफ़ी चीप पड़ता है बजाय रोडवेज़ के। तो जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती हैं उनके लिए अक्सर जो रेलवे ज़्यादा कारगर रहता है। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। तो इंडिया का जो रेलवे है वो एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट का साधन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा भारतीय रेल है वो लगभग 150 ईयर्स से, है ना, एक ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स रहा है, यानी पूरे देश को एक करने वाला। यानी हमारे रेलवे ने पिछले 150 ईयर्स से वो हमारे देश को एकजुट करने का काम भी कर रहा है ना। ये बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का तो है ही है एक साधन, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट साधन है, लेकिन साथ ही ये इंडिया को एक करने का भी काम कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, क्योंकि हमारे ये रेलवे के माध्यम से पॉसिबल है कि हम जो हमारे दूर दूर के जो स्टेट्स हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, हम वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ के लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। रेलवेज़ इन इंडिया bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture। तो रेलवे ने क्या किया है भारत के अंदर, जो इकोनॉमिक लाइफ है देश की, है ना, उसको बाइंड किया है, और साथ ही साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो खेती है, हमारे जो उद्योग हैं, उनके डेवलपमेंट को उसने एक्सीलरेट किया है, यानी उनके डेवलपमेंट को उसने बहुत तेज़ गति से बढ़ा दिया है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि रेलवेज़ के माध्यम से एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन होता है या इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोडक्शन होता है या इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। और रेलवे की वजह से क्या होता है कि वो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि रेलवे के द्वारा हम किसी सामान को फास्टर भेज सकते हैं, क्योंकि रेलवे थोड़ा सा रोडवेज से फास्टर है, तो जल्दी ही चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। देखिए, इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। अगर हम अपने देश की जो अंडरटेकिंग्स की बात करें, अंडरटेकिंग का मतलब हम किसी भी
बिजनेस या किसी भी तरह के उपक्रम के बारे में, सरकारी विभाग के बारे में अगर हम बात करें तो जो भारतीय रेलवे है वो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है, यानी सरकारी जो अंडरटेकिंग है, सरकारी जितने भी उपक्रम हैं उनमें, जैसे सरकारी कौन से होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस होते हैं, रेलवेज होते हैं, और भी जो दूसरे जितने भी होते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो अंडरटेकिंग है वो है हमारा इंडियन रेलवेज। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। और हमारे देश में जो पहली ट्रेन चली थी वो कब चली थी? 1853 में चली थी और मुंबई से थाने के बीच में चली थी, और उसने उस समय केवल 34 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया था, है ना। और उस समय जो ट्रेन हुआ करती थी वो स्टीम्ड ऑफ होती थी, मतलब भाप से चलने वाले इंजन उसमें होते थे, है ना। जो आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी वाले इंजन हैं वो नहीं होते थे उस समय। द इंडियन रेलवे इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू 16 जोन्स, और अब जो भारतीय रेलवे है उसको 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है, यानी भारत में जो रेलवे का नेटवर्क है वो इतना फैला हुआ है ना। भारतीय रेल को बहुत बड़ा नेटवर्क कहा जाता है और संसार का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इसको बोला जाता है। फर्स्ट जो ट्रांस साइबेरियन है और सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया ही आता है। और लेकिन हम ये देख सकते हैं कि कुछ वर्षों पहले ही 1853 में, कुछ 100 वर्षों पहले ही मात्र 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हुए हमारे यहाँ रेलवे लाइंस बिछाई गई थी। The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors। हमारे देश में जो रेलवे नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका जो पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, यानी किस तरह से जो रेल लाइन है वो बिछाई जाएंगी, ट्रैक्स बिछाए जाएंगे, वो विशेष रूप से इन्फ्लुएंस्ड होता है किसके द्वारा? हमारे फिजियोग्राफिक के द्वारा। हमारी जो फिजियोग्राफिक फैक्टर है, मतलब फिजियोग्राफिक का मतलब हमारी जो लैंड किस तरीके का है हमारे देश में, मतलब कहाँ पर ट्रैक को बिछाया जा रहा है, वहाँ का लैंड किस तरह का है, वहाँ की ज़मीन किस तरह की है, वहाँ का स्ट्रक्चर किस तरह का है। इकोनॉमिक फैक्टर भी काम करते हैं, मतलब वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी अच्छी है, क्या वहाँ रेलवे ट्रैक्स जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं उनको वहाँ पर इस्टेब्लिश करने पर क्या हमारी जो इकोनॉमी है उसको कोई बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह के फैक्टर्स भी ध्यान में रखने होते हैं और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी ध्यान में रखने होते हैं। द नदर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। और हमारा जो नदर्न प्लेन है, नदर्न प्लेन के बारे में आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था डिटेल में। और जो नदर्न प्लेन है वो हमारा कैसा प्लेन है? जो सबसे ज़्यादा फ्लैट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और सबसे ज़्यादा वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी तरह के वर्क के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, हर तरीके से वो बहुत ही सूटेबल है। यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि बेनिफिशियल हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो इस तरह से ये जो एरिया है हमारा नदर्न प्लेन का वो सबसे ज़्यादा अच्छा है और विशाल लेवल लैंड है। ये सबसे बड़ी बात है ना। लेवल का मतलब समतल है ना, ऊंचा नीचा नहीं है, यहाँ पर पठार नहीं है, पहाड़ नहीं है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी भी है यहाँ पर, यानी बहुत सारी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं और मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चर रिसोर्स यहाँ पर मिलते हैं। और इसीलिए क्या होता है, ये जो नदर्न प्लेन्स हैं वो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं इस रेलवे की ग्रोथ के लिए। यहाँ पर रेलवे को इस्टेब्लिश करना, रेलवे ट्रैक्स को बिछाना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समतल जो लेवल लैंड है वो हमको मिल जाता है। हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज्ड सम ऑब्स्टिकल्स। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि इस एरिया में बहुत सारी रिवर्स है और वो रिवर्स जब आएंगी रास्ते में तो उनके लिए बहुत सारे हमको ब्रिजेस को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। उनके जो वाइड बेड्स हैं, यानी छोटे छोटे जो रेलवे के जो कह सकते हैं कि मतलब जो नदियां हैं वो बड़ी बड़ी हैं, चौड़ाई में हैं, तो उन सबको क्रॉस करते हुए हमको जो ये रेलवे लाइन बिछानी पड़ती हैं, उसके लिए ब्रिजेस बनाने पड़ती हैं। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, ये कुछ परेशानियां हैं, बाधाएं हैं जो थोड़ी फेस करनी पड़ती हैं रेलवे ट्रैक्स को लेट डाउन करने में, बिछाने में।
In the hilly terrains of the peninsular region, railway tracks are laid through low hills, gaps और tunnels। अगर हम बात करें हमारे जो हिली टराइंस है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और स्पेशली जो पेनिनसुलर रीजन के हैं, है ना, जो पेनिनसुलर रीजन मैंने आपको बताया था 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं इजीली, है ना। वहाँ पर क्या है कि जो एरिया है वो काफ़ी हिली है, मतलब वहाँ पहाड़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं, तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स जो लेट किए जाते हैं वो लो हिल से, यानी जो निचली पहाड़ियाँ हैं, यानी ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ हैं उन पर नहीं बिछाए जाते, वो निचली पहाड़ियाँ हैं उन पर, या गैप्स जो हैं उन पहाड़ियों के बीच में वहाँ से होकर, या फिर वहाँ पर टनल्स बनाई गई हैं, तो टनल्स में से होकर के रेलवे ट्रैक्स को निकाला गया है। द हिमालयन माउंटेन्स रीजन्स टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। और जो हमारा हिमालयन रीजन है, यानी हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है, वो भी रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल अनफेवरेबल है। वहाँ पर तो बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है और शायद इम्पॉसिबल सा ही है। लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पेशली किस वजह से, हाई रिलीफ की वजह से। स्पार्स पॉपुलेशन, वहाँ पर पॉपुलेशन भी, दूसरी बात यह है कि पॉपुलेशन भी स्पार्स है, बहुत ही कम है। एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और किसी भी तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नहीं है। अगर वहाँ पर मान लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रयास करके और अगर हम बिछा भी देते हैं रेलवे ट्रैक्स वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई विशेष उसका बेनिफिट नहीं है, किसी भी तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर नहीं मिलेगी, तो इसलिए ज़रूरत भी नहीं है। Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan, swamps of Gujarat, forested tracks of मध्य प्रदेश, है ना। तो और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हम रेलवे ट्रैक्स को बिछा नहीं सकते, है ना। जैसे कि जो हमारा सैंडी प्लेन है वेस्टर्न राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान में क्या मिलता है हमको, सैंडी प्लेन, यानी कि वहाँ पर प्लेन तो है, यानी समतल मैदान तो है, लेकिन वो पूरा कैसा है, सैंडी है, वहाँ पर बालू है, रेगिस्तान है, वो डेजर्ट एरिया है। तो वहाँ पर डेजर्ट एरिया में रेलवे लाइन बिछाना बहुत ही थोड़ा सा कठिन है, या फिर कहें, और साथ ही साथ उसकी कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि उस एरिया में, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर लोग भी बहुत सारे नहीं रहते हैं और ना ही वहाँ पर कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं हमें, तो इसलिए वहाँ पर बिछाना भी किसी मतलब का नहीं है। स्वैम्स ऑफ गुजरात के बीच जो स्वैम्स हैं, स्वैम्स का मतलब भी यहाँ पे वही है, स्पेशली जो दलदली एरिया होते हैं या फिर रेगिस्तान के जो एरिया होते हैं। फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश हम जानते हैं कि वो अपने फॉरेस्ट के लिए फेमस है, वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे एरिया ऐसे हैं फॉरेस्ट वाले कि वहाँ से होकर के जो है ट्रेन का निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता, यानी बहुत दूर दूर तक वहाँ पर फॉरेस्ट मिलते हैं और फॉरेस्ट एरिया में ट्रैक्स बिछाना उतना कारगर नहीं है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड भी ऐसे ही हैं जहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्टेड एरिया हैं और वहाँ बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं, तो जंगलों में से होकर ट्रैक्स को निकालना कोई भी किसी भी तरह से जो है इम्पोर्टेंट या बेनिफिशियल नहीं रहेगा। The contiguous stretch of Sahyadri could be crossed only through gaps or passes। एक एरिया है जिसको हम सहायद्री कहते हैं, इसका जो कॉन्टिग्यूस स्ट्रेच है, स्ट्रेच का मतलब जो विस्तार है इसका, है ना, वो क्रॉस्ड किया जा सकता है ओनली थ्रू गैप्स और पासेस। यानी पासेस क्या होते हैं, जो घाट्स जिनको हम कह देते हैं, है ना, तो जो गैप्स के द्वारा या पासेस के द्वारा ही उसको क्रॉस किया जा सकता है ना। उनके ऊपर से कह सकते हैं कि ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट हैज़ facilitated the movement of passengers and goods in this most important economic region of India। तो ये जो कोंकण एरिया है, यानी कोंकण रेलवे का जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से क्या हुआ है रिसेंट टाइम में कि जो वेस्ट कोस्ट है उसको वहाँ पर पैसेंजर्स का, गुड्स का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो सका है। और ये जो एरिया है वैसे भी वेस्ट कोस्ट वाला ये स्पेशली हमारे लिए इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रीजन है हमारे देश का। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो पॉसिबल हो पाए हैं। स्पेशली जो कोंकण रेलवे हमारा जो जोन है
उसके हेल्प की वजह से, यानी उन लोगों वहाँ के प्रयास की वजह से। इट हैज़ ऑल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड्स, है ना। यहाँ पर हमने कुछ प्रॉब्लम भी फेस की हैं, और इन प्रॉब्लम में मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सिंकिंग ऑफ ट्रैक है, ट्रैक अक्सर वहाँ पर सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, पानी वगैरह आ जाता है। और सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड, वहाँ पर कुछ स्ट्रेचेस भी हो जाते हैं और लैंडस्लाइड्स भी हो जाते हैं। तो इन परेशानियों को वहाँ पर फेस करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए हम रेलवे ट्रैक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, किस तरह के हमारे इंडिया में रेलवे ट्रैक्स जो है स्पेशली मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे ट्रैक, द इंडियन रेलवे नेटवर्क रन्स ऑन मल्टीपल गेज, यानी हमारा जो रेलवे है वो मल्टीपल गेज पर, यानी कई तरह के गेज होते हैं। गेज का मतलब क्या होता है, जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होती हैं उनकी डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच में चौड़ाई कितनी है, उसके आधार पर हम गेज बनाते हैं। ऑपरेशंस एक्सटेंडिंग ओवर 66,687 किलोमीटर एक्सक्लूडिंग मेट्रो कोलकाता, कोलकाता मेट्रो को इंक्लूड करते हुए, एक्सक्लूड करते हुए, उसको अलग करते हुए हमारे देश में जो टोटल गेज है, यानी जो ट्रैक्स हैं रेलवे ट्रैक्स, वो 66,687 किलोमीटर है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स के गेज होते हैं, इनको हम मीटर में शो करते हैं। एक होता है ब्रॉड गेज, दूसरा मीटर गेज, और तीसरा होता है नैरो गेज। तो ये जो ब्रॉड गेज होता है, इसके बीच में जो 2 रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 1.676 किलोमीटर। और जो मीटर गेज होता है उसके बीच में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। और जो नैरो गेज होता है, बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा, बहुत ही पतली पतली जो रेलवे लाइन्स होती हैं वो, और ट्रेन भी बहुत ही छोटी ट्रेन होती है ना। जो छोटी ट्रेन किस पे चलती है, नैरो गेज पर चलती है। स्पेशली राजस्थान में अगर आप जाएंगे या मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये ट्रेन देखने को मिल जाएगी, है ना। नैरो गेज राजस्थान में, अगर हम धौलपुर में भी चले जाते हैं तो वहाँ पे भी हमको ये नैरो गेज देखने को मिलती है। छोटी ट्रेन भी वहाँ पर चलती है। और नैरो गेज की जो डिस्टेंस होती है, बीच की जो चौड़ाई होती है, वो 0.762 किलोमीटर से 0.6110, यानी कि हम इनको मीटर्स भी कह सकते हैं, इतने मीटर होती है, किलोमीटर नहीं है, सॉरी, है ना। यहाँ पर अब देखें कि रूट किलोमीटर में कितना होता है। जैसे अगर हम मीटर ब्रॉड गेज की बात करें तो इसका जो रूट है वो किलोमीटर में लगभग 60,510 किलोमीटर है। और रनिंग ट्रैक है लगभग 85,614 किलोमीटर। और टोटल ट्रैक होता है इसका 1,12,318 किलोमीटर। ऐसे ही मीटर गेज है तो उसका जो रूट है टोटल वो है 3,880 किलोमीटर। और जो रनिंग ट्रैक है वो है 4,170 किलोमीटर। तो टोटल ट्रैक इसका हो जाता है 4,747 किलोमीटर। ऐसे ही नैरो गेज का भी यहाँ पर दिया हुआ है, यू कैन रीड इजीली, 2,297 ये रूट है किलोमीटर में। और रनिंग ट्रैक है इसका 2,297 और टोटल ट्रैक है इसका 2,495। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो रूट है वो 66,687 किलोमीटर है। और जो रनिंग ट्रैक है वो 92,081 किलोमीटर। और इस तरह से हमारा जो टोटल ट्रैक है वो हो जाता है 1,19,630 किलोमीटर। तो रेलवे नेटवर्क है इंडिया का, वो एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अब देखिए पढ़ते हैं कि टुडे द रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन अवर नेशनल इकोनॉमी दैन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। अगर हमारे दूसरे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं, यातायात के जो साधन हैं, उन सबको एक साथ रख दिया जाए तो भी हमारा जो रेलवे है वो आज के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, है ना, ट्रांसपोर्ट का साधन हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए बन गया है। क्योंकि इसी रेलवे की वजह से ये पॉसिबल है कि हम भारी से भारी सामान और भारी से ज़्यादा सामान, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स वन प्लेस से अदर प्लेस तक हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल। हालांकि जो रेल ट्रांसपोर्ट है हमारा, उससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है, उनको भी फेस करना पड़ता है। जिसमें कि मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट,
है ना। जो ट्रैवल पैसेंजर्स वाली ट्रेन होती हैं उनमें हमने देखा है कि बहुत सारे पैसेंजर्स हैं वो क्या करते हैं, विदाउट टिकट ही ट्रैवल करते हैं, यानी वो टिकट नहीं लेते। बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली जो लोकल ट्रेन होती हैं या फिर कहें कि जो पैसेंजर्स ट्रेन होती हैं उसमें जो ट्रेन होती है वो छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती है, हर बीच में पड़ने वाले हर छोटे मोटे स्टेशन पर वो रुकती है। तो अक्सर लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए टिकट लेते ही नहीं है, वो ऐसे ही बैठ जाते हैं। और ट्रेन जब रुकती है तो वहाँ स्टेशन पे इतना बड़ा स्टेशन होता नहीं है कि वहाँ पे स्पेशली चेकिंग हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, तो वो वहीं बीच में जो ट्रेन रुकती है तो वहीं उतर जाते हैं। जैसे ही वो धीमी होती है अक्सर वहाँ से भी उतर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और कभी कभी तो लोग हमने देखा है कि सुपर फास्ट ट्रेन में भी जो एक्सप्रेस ट्रेन भी होती हैं उनमें भी अक्सर वो नहीं लेते हैं टिकट्स वगैरह। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली। और जो रेलवे की जो प्रॉपर्टी है अक्सर क्या करते हैं लोग उनको डैमेज करते हैं या फिर उनको चोरी करके ले जाते हैं। जैसे ट्रेन के अंदर बहुत सारे लाइट्स लगी होती हैं, बल्ब, उनको निकाल कर ले जाना या फिर वहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसको किसी तरह से डैमेज कर देना। अब उन पर कोई नज़र तो रखने वाला होता नहीं है कि कोई किसी ख़राब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन में सीट्स हैं, हम उन पर बैठे हैं, हम उन्हीं को ही फाड़ दें, उनके जो कवर्स हैं उनको ख़राब कर दें, तो अब वहाँ पर ट्रेन के अंदर कोई देखने वाला तो है नहीं, वहाँ तो कैमरे लगे नहीं है हर जगह। तो इसलिए ये सब कुछ समस्याएं हैं जो अभी भी कंटिन्यू हैं। पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, कई बार देखा है कि पीपल जो है ट्रेन को स्टॉप कर देते हैं, पुल द चेन अननेसेसरली एंड दिस कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवे। और लोग क्या करते हैं कि अननेसेसरली मतलब कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना आवश्यकता के ही वो क्या कर देते हैं, चेन पुलिंग कर देते हैं। और चेन पुलिंग की वजह से क्या होता है कि रेलवे को काफ़ी डैमेज होता है, काफ़ी नुकसान होता है, यानी पूरी ट्रेन को रोकना पड़ता है। थिंक ओवर इट, ज़रा इसके बारे में सोचें। हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवेज इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम, कि हम किस तरीके से अपनी रेलवे को हेल्प कर सकते हैं कि वो एक शेड्यूल टाइम पर जो टाइम जो बनाया गया है उस पर जो है वो रन कर सके। हम कई बार ये शिकायत करते हैं कि जब हम ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं कि ट्रेन समय पर नहीं आती, तो ट्रेन समय पर नहीं आने का बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, है ना। वो रीजन्स अगर हम कंसीडर करें तो कभी हमारे मन में ये बात नहीं आएगी कि रेलवे ट्रेन पर मतलब जो रेलवे है वो समय पर नहीं आती है और हमको परेशानी झेलनी पड़ती है ना। स्पेशली जैसे चेन पुलिंग हो गई। अब ट्रेन का जो रुकना होता है वो ये नहीं होता है कि जो हमारी बाइक है या कार है कि हम आसानी से उसको रोक दें कहीं भी, हाल मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उसको रोक दिया और पैसेंजर को उतारा या जो भी है उतार करके छोड़ दिया। ट्रेन को रोकने में बहुत टाइम लगता है। आपने देखा होगा अक्सर ट्रैवल करते हुए कि जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो स्टेशन से बहुत पहला जो स्टेशन होता है उससे पहले जो स्टेशन होता है या फिर कहें कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले ही ट्रेन की स्पीड को कम करना होता है ना। जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तब जाकर के ट्रेन स्टेशन पर जाकर के रुक पाती है। हम ये सोचें कि चलते हुए स्पीड से ही अचानक कहीं भी ट्रेन को रोकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो रेलवे को करनी पड़ती हैं और हम अपनी तरफ से भी रेलवे की जो प्रॉपर्टी है उसको वेस्ट ना करें। हमने अक्सर देखा है कि रेलवे में क्या होता है कि रेलवे के में अगर हम जाएं तो जो टॉयलेट होते हैं, वहाँ के बाथरूम होते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं और उनको गंदा कर देते हैं बुरा। तो ये रेलवे की, और दूसरे लोग जो अच्छे हैं जो ऐसा नहीं करते हैं वो जाएंगे तो कहेंगे कि रेलवे का तो हाल बुरा है, यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती, ये नहीं होता। अब लोग हर समय जाकर के गंदगी फैलाएंगे, वहाँ की चीज़ों को डैमेज करेंगे, तो इसमें जो गवर्नमेंट है या रेलवे के जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा। तो हमें भी हमारे एज ए इंडियन सिटीजन हमारी भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं। हम ट्रेन का सफ़र करते हैं, हम उसका बेनिफिट लेते हैं, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कहेंगे कि ट्रेन में जा रहे हैं तो हम उसकी टिकट भी ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन पैसे देने से ही मतलब नहीं होता। जब वहाँ की चीज़ों को अगर हम डैमेज कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको न करें। बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा जो रोड एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो है हमारा पाइपलाइंस, है ना। पाइपलाइंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ अ न्यू अराइवल इन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। तो जो ये पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ये हमारे इंडिया के मैप पर एक नए प्रकार का
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये पहले नहीं हुआ करता था, इसका न्यू अराइवल हुआ है। इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़, है ना। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में इसका प्रयोग, जो पाइपलाइंस हैं इनका प्रयोग केवल सीमित था, है ना। और कहाँ तक सीमित था? केवल जो वाटर को मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता था इसके द्वारा सिटीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में, यानी जो जहाँ पर सिटीज़ हैं, शहरों में लोगों तक पानी पहुँचाने के लिए, है ना, और इंडस्ट्रीज़ में जो पानी की जो ज़रूरत होती है वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए इसका यूज किया जाता था। नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज। तो अब इस पाइपलाइंस का यूज और किस लिए किया जाता है? जो हमारे क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो नेचुरल गैस है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। स्पेशली कहाँ से? ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड जो होते हैं, यानी जहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस निकलती हैं, वहाँ पे जो फील्ड हैं, तो वहाँ से इनको पहले कहाँ पहुँचाया जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल जैसे डीजल पेट्रोल जो निकलते हैं वो एकदम क्रूड ऑयल के रूप में निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़मीन से जहाँ से जो डीजल पेट्रोल निकलता है हम उसको डायरेक्ट अपनी गाड़ी में फिल कर लें और हमारी गाड़ी चलने लगे, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारी जो है अशुद्धियाँ होती हैं, तो उनको रिफ़ाइन किया जाता है। तो उसके लिए ज़रूरत होती है इनको पहले रिफ़ाइनरीज़ तक पहुंचाना। तो जो भी ऐसे फील्ड्स हैं जहां से ऑयल ओरिजिनेट होता है या फिर नेचुरल गैस निकलती है, तो वहां से पहले इस दोनों चीज़ों को रिफ़ाइनरीज़ तक पहुंचाया जाता है। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज़ एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स, या फिर जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है, या जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है। सॉलिड कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। और जो सॉलिड्स होते हैं, यानी ये तो नेचुरल गैस और ये पेट्रोलियम वगैरह, ऑयल वगैरह, ये तो लिक्विड है, लेकिन हम पाइपलाइन के माध्यम से जो सॉलिड्स होते हैं, यानी ठोस चीज़ें होती हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम इनको स्लरी में कन्वर्ट कर देते हैं। स्लरी का मतलब होता है इनका जो मेल्टेड जो फॉर्म होती है, यानी अगर हम किसी भी ऐसी सॉलिड चीज़ को मेल्ट कर दें और मेल्ट करने के बाद अगर वो बहुत जल्दी ठंडी होकर के बिल्कुल सॉलिड नहीं बनती है, ऐसी अगर कोई चीज़ है तो उसको मेल्ट करके जो है वन प्लेस टू अनदर पर हम पाइपलाइन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस, है ना। हम देखते हैं कि हमारे देश में फार इनलैंड लोकेशंस पर रिफाइनरीज़ हैं, यानी फार इनलैंड का मतलब देश के अंदर मतलब बहुत दूर दूर बहुत सारी रिफाइनरीज़ बनी हुई हैं, जैसे बरौनी में है, मथुरा में है, पानीपत में है, और बहुत सारे गैस बेस्ड फर्टिलाइजर गैस पर आधारित, यानी जहाँ पर नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है ना, ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं। और ये सारे के सारे तभी पॉसिबल हो पाए हैं, इनके बारे में हम तभी सोच पाए हैं जब हमारे पास पाइपलाइन का ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है। अगर पाइपलाइन जैसा ट्रांसपोर्टेशन मौजूद नहीं होता तो हम इतनी बड़ी बड़ी जो रिफाइनरीज़ हमारे देश में दूर दूर बनी हुई हैं उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, उनको इस्टेब्लिश भी नहीं किया जा सकता था। तो देखते हैं, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइन पाइपलाइंस इज़ हाई। तो जो इनिशियल कॉस्ट है पाइपलाइन की, है ना, पाइपलाइन को एक तरह से ले करने की, यानी उसको इस्टेब्लिश करने की, बिछाने की जो इनिशियल कॉस्ट है, यानी शुरुआत में जो कॉस्ट आती है वो तो काफ़ी हाई है, यानी बहुत ज़्यादा आती है। बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। लेकिन जो सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट है, यानी लगातार उसके बदले जो रनिंग कॉस्ट है, यानी उसको लगातार जो वो चलती रहती है, जैसे एक बार पाइपलाइन को बिछा दिया और वो जो है उसमें ऐसा तो है नहीं है कि लोग जो है ट्रैवल कर रहे हो तो उसको किसी तरह का डैमेज कर रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वहाँ तक जहाँ पर रेलवे लाइन, जहाँ पर ये पाइपलाइंस बिछाई जाती है वहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं पाता है इनफैक्ट, तो इसलिए उनमें कोई डैमेज होता नहीं है। तो एक बार पाइपलाइन बिछा दी तो वो वर्षों तक काम करती है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लूजेस और डिले। और इसकी वजह से क्या है, एक बेनिफिट है कि जो ट्रांसशिपमेंट
में जो लॉसेस होते हैं जो और डिलेज जो होती हैं, अगर हम मतलब ट्रेन से या दूसरे तरीके से शिप के माध्यम से जो हम क्या करते हैं कि जो अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारा सामान का लॉस भी हो जाता है या फिर सामान के पहुंचने में डिले भी हो जाती है, तो उसको ये रूल आउट करती है, यानी उस प्रॉब्लम को ये दूर करती है। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये कौन से, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। तो एक जो ऑयल फील्ड है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है, वो है अपर आसाम से लेकर, यानी आसाम के जो ऊपरी क्षेत्र हैं, है ना, वहाँ से लेकर के कानपुर तक उत्तर प्रदेश में। और ये बीच में और कौन कौन से रास्ते से होकर के गुजरती है, ये जो पाइपलाइन है, गुवाहाटी से होकर गुजरती है, बरौनी से होकर के गुजरती है और इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। तो ये रास्ते बीच में पड़ते हैं और असम से वो डायरेक्ट कानपुर तक आती है। It has branches from Barauni to Haldia via Rajband to मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। तो इसके बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, यानी केवल ये सीधी एक पाइपलाइन नहीं है वहाँ से असम से और कानपुर तक, इसकी और भी ब्रांचेस भी हैं। जैसे बरौनी से ये हाल्दिया तक भी है और बीच में राजबंद भी आता है उसी बीच, और वहीं से राजबंद से कट के वो राजबंद से मौरीग्राम तक है, और जो गुवाहाटी है गुवाहाटी से वो सिलीगुड़ी तक भी है। तो इस तरह से इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। इस जो फर्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट नेटवर्क है पाइपलाइन का, और याद रखना है ये कहाँ से कहाँ तक है। जो फर्स्ट है वो असम से लेकर कानपुर तक है। सेकंड जो है वो देखें, फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, है ना। सबसे पहले हमने देखा कि वो जो पाइपलाइन जो असम से है, क्योंकि असम में डिगबोई नामक जो स्थान है, एक नूनावती नामक स्थान है, वहाँ से वो ऑयल फील्ड्स हैं हमारे देश के, तो वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो गुजरात में भी है ना, अंकलेश्वर है, वहाँ से ऑयल फील्ड है, तो वहाँ पे गुजरात के सलाया से जालंधर तक पंजाब में ये एक दूसरा पाइपलाइन का नेटवर्क है। और वाया किसके भी कहाँ कहाँ होकर के जाता है, ये वीरामगन, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। तो ये कुछ स्थान हैं, इन स्थानों से होते हुए ये सलाया गुजरात से जालंधर पंजाब तक ये नेटवर्क पहुंचता है। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर बड़ोदरा गुजरात, है ना, चाकसू एंड अदर प्लेसेस। इसकी भी ब्रांचेस हैं, है ना, जो किसको कनेक्ट करती हैं, कोयली को कनेक्ट करती हैं। कोयली गुजरात में ही बड़ोदरा के पास में है। इसके अलावा चाकसू को और बहुत से दूसरे प्लेसेस हैं जिनको ये कनेक्ट करती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो पाइपलाइन है वो है हमारी गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये जो पाइपलाइन है वो गुजरात में एक प्लेस है हजीरा, उसको हमारे उत्तर प्रदेश में जो जगदीशपुर है उसको कनेक्ट करती है वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश, और जो मध्य प्रदेश में विजयपुर है उसमें जाते हुए, यानी उसके रास्ते, या फिर कहें कि वो वहाँ पर भी पहुँचती है। इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान। इसकी भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि कोटा तक है एक ब्रांच जो कि राजस्थान में है, कोटा, शाहजहाँपुर है, बाबराला है एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के ही और भी बहुत से पार्ट्स हैं जहाँ पर ये पाइपलाइन जो तीसरी वाली है हजीरा टू जगदीशपुर, है ना, हजीरा टू जगदीशपुर, ये पाइपलाइन वहाँ पे भी पहुँचती है ना। एक बार क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड HVJ, है ना, तो ये HVJ क्या था, ये पूछा गया था, व्हाट इज़ HVJ, फुल फॉर्म बताइए। तो HVJ का मतलब हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, है ना। बीच में विजयपुर पड़ता है क्योंकि गुजरात से जब चलती है तो पहले मध्य प्रदेश पड़ेगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तो वह पहले विजयपुर आ जाएगा, उसके बाद जगदीशपुर आएगा। अब देखिए पढ़ते हैं हमारे वाटरवेज़ के बारे में। जो हमारा वाटरवेज़ है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि साधन है ट्रांसपोर्टेशन का। सिंस द एंशियंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज, यानी
एंशियंट पीरियड तक जो इंडिया था एक सी फेयरिंग कंट्रीज था, यानी उन देशों में से एक था जो सी फेयरिंग करते हैं, यानी समुद्र के रास्ते जो अपना बिजनेस वगैरह व्यापार वगैरह करते हैं, उस तरह का देश था। इट्स सी मैन सेल्ड फार एंड नियर, और हमारे जो सी मैन थे यानी समुद्र में यात्रा करने वाले लोग थे, वो दूर दूर तक यात्राएं करते थे। दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर, और भारत का जो कॉमर्स है यानी कि जो व्यापार है, इन भारत की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको चारों ओर स्प्रेड करते हुए वो इधर उधर ट्रैवल करते थे। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर बात करें तो वाटरवेज क्या है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन है। दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, और जो हमारी हैवी और बल्की गुड्स होती हैं यानी कि बहुत ही भारी भरकम जो सामान होता है उसको ले जाने के लिए सबसे सूटेबल जो ट्रांसपोर्ट है ये। इट इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे बड़ी जो खासियत है इसकी वो क्या है कि ये फ्यूल एफिशिएंट है, यानी इसमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। बिना फ्यूल के भी जो हमारे बोट्स हैं, शिप्स हैं, वो चलते हैं। अब ज़रूर फ्यूल का यूज़ किया जाता है, लेकिन पुराने समय में जो बोट्स थी या जो शिप वगैरह जो बनाए जाते थे वो बिना फ्यूल के ही चलते थे। केवल वो जो पानी पर अपने आप ही तैरते हैं, तो बस उसको आगे नेविगेट करने की ज़रूरत होती है। और दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, किसी भी तरह से इसके ट्रांसपोर्टेशन से किसी भी तरह का जो पॉल्यूशन है वो नहीं होता है, तो इस तरह से वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ, तो भारत के अंदर जो इनलैंड नेविगेशन है, इनलैंड मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में, इनलैंड वाटरवेज वो होते हैं जो देश के अंदर ही होते हैं। दूसरे टाइप के कौन से होते हैं, जो ओवरसीज़ होते हैं, यानी कि इंडिया से या अपने देश से बाहर जिनसे हम कनेक्ट रहते हैं। तो इंडिया के अंदर जो इनलैंड नेविगेशन है उसकी जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है, लगभग 14,500 किलोमीटर है। इतनी लेंथ में इंडिया के अंदर ही अंदर जो है इनलैंड नेविगेशन होता है वाटरवेज का। आउट ऑफ दीज ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाई मैकेनाइज्ड व्हीकल, और इसमें से केवल 5,685 किलोमीटर का जो वाटरवेज है वही ऐसा है जिसको मैकेनाइज्ड वेसल्स के द्वारा, वेसल्स का मतलब यहाँ जहाज या किसी भी तरह का जो ट्रांसपोर्ट का साधन है जो कि वाटरवेज का, वो उसको हम कहते हैं। तो इस तरह के जो वेसल्स होते हैं उनके द्वारा नेविगेबल है। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो हमारी भारतीय सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ वाटरवेज दिए गए हैं जिनको नेशनल वाटरवेज के नाम से इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उनको। तो देखिए पढ़ते हैं, द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, इट इज़ 1,620 किलोमीटर वाटरवेज एंड इट इज़ कॉल्ड नेशनल वाटरवेज नंबर 1, है ना। जो नेशनल वाटरवेज है नंबर 1 जिसको कहते हैं वो कौन सा है, गंगा रिवर पर, है ना, बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। ये गंगा रिवर का वाटरवेज है और ये हल्दिया और इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। 1620 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है या लंबाई है, और इसको हम नेशनल वाटरवेज नंबर 1 कहते हैं। जो नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है, सेकेंड, वो है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, यानी ये ब्रह्मपुत्र रिवर में नेविगेट करते हैं, और ये सादिया से लेकर के धुबरी तक जो जाता है, और इसकी जो लेंथ है टोटल वो 891 किलोमीटर है। तीसरा जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 3 है वो है हमारा द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। हमारे केरला में जो वेस्ट कोस्ट कैनाल है वहाँ पर ये जो बनाया हुआ है, वैसे हम इसको बनाया हुआ नहीं कह सकते क्योंकि जो रिवर हैं ये चीज़ें तो अपने आप ही बनी होती हैं, लेकिन इस एरिया में जो वाटरवेज नेविगेशन का काम है वो होता है। यहाँ पर कौन कौन से एरिया शामिल हैं, कोट्टापुरमा, कोलमा, उद्योग मंडल एंड चंपाकारा, ये कैनाल्स हैं। इनकी जो डिस्टेंस है, टोटल लेंथ है, वो लगभग 205 किलोमीटर है। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलॉन्ग विद काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेचेस ऑफ कैनाल्स, ये है हमारा नेशनल वाटरवेज नंबर 4। ये कौन सा है, जो कि गोदावरी और कृष्णा जो रिवर हैं उन पर स्ट्रेच है, उन पर फैला हुआ है, और इनके साथ साथ ही जो काकीनाडा पुदुचेरी में
जो स्ट्रेच है कैनाल का उस तक ये पहुंचता है, और इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 1078 किलोमीटर। इसी को हम नेशनल वाटरवेज नंबर 4 कहते हैं। स्पेसिफाइड ट्रेचेस, ये तो हो गया। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलॉन्ग विद मटाई रिवर डेल्टा channels of Mahanadi and Brahmani rivers and East Coast Canal, it is 588 kilometer. It is called number National Waterways number 5। तो ये कौन सा, ये नेशनल वाटरवेज नंबर 5 है, और ये जो हमारी ब्राह्मणी रिवर है उस पर स्ट्रेच किया हुआ है, और इसमें मटाई रिवर भी शामिल है। डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी हैं, यानी महानदी का जो डेल्टा है उसके कुछ चैनल्स भी शामिल हैं, और ब्राह्मणी रिवर्स है जो और ईस्ट कोस्ट की जो कैनाल है, हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर जो कैनाल है वो भी इसमें शामिल है, और इसकी टोटल डिस्टेंस या लेंथ कितनी है 588 किलोमीटर। सो देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हम कह सकते हैं कि इनलैंड वाटरवेज हैं जिन पर काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड दीज आर मांडवी, ज्वारी एंड कंबरजा, सुंदरबंस, बराक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला। तो ये भी कुछ और जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जो वाटर नेविगेशन का काम होता है, जो वाटरवेज हैं, इन पर भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम जा सकते हैं इन वाटरवेज के माध्यम से। अपार्ट फ्रॉम दीज, इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज़ कैरीड फ्रॉम द पोर्ट लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट। इसके अलावा हम बात करें तो जो इंडिया का जो ट्रेड है स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, वो किसके द्वारा होता है, जो हमारे पोर्ट्स हैं, है ना। ये जो हमारे पोर्ट हैं, पोर्ट हम किसको कहते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, यानी जहाँ पर बंदरगाह पर जो सामान, जो बड़े बड़े जहाज़ों में जो गुड्स आता है, सामान आता है, और उसको जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर रखा जाता है। जैसे कि एयरपोर्ट होता है, वहाँ पर एरोप्लेन स्टैंड करते हैं, और बस स्टैंड होता है, वहाँ पर बस स्टैंड करती हैं। तो ऐसे ही पोर्ट होता है तो यहाँ पर शिप स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर भी ये स्पेशली किस लिए होते हैं, जो हमारा फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में जो ट्रेड होता है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम इज़ मूव्ड बाई सी। हमारे देश का जो 95% जो ट्रेड है ना, वो लगभग 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, अगर हम वैल्यू की बात करें तो उसमें 68% है ना। वैसे जो 95% ट्रेड है स्पेशली जो अदर कंट्रीज़ के द्वारा, वो सी के द्वारा ही मूव होता है, सी के द्वारा ही चलता है, यानी जो वाटरवेज हैं वो ही इसके लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं के द्वारा ये हमारा फॉरेन ट्रेड होता है। एंड आई थिंक कि मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं जो जो दूसरे देशों से, ऐसे देशों से जुड़ी हुई हैं जो लैंड से जो है उनका कनेक्शन नहीं है, बल्कि जो वाटरवेज हैं या जो बीच में उनके ओशन वगैरह पड़ते हैं, तो उनको जो बिज़नेस करना पड़ता है वो वाटरवेज के थ्रू ही करना पड़ता है। जैसे इंडिया और चाइना जो हमारा लैंड है उसी से कनेक्ट है, तो वहाँ तक हमें कुछ भेजने के लिए जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, वो इजीली हो जाता है। लेकिन जो वाटरवेज हैं उनके द्वारा बहुत सारे देश हैं जो हमारे देश से काफ़ी दूर है, बीच में बहुत सारे ओशंस पड़ते हैं, तो वहाँ हम केवल वाटरवेज के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मेजर सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी हमने पढ़ ही लिया है। तो यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।